हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को मालूम है, संगणक भर्ती परीक्षा का जो 2023 वाली संगणक रिक्रूटमेंट था, उसका नोटिफिकेशन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। फॉर्म भी लगभग 1 या 2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं और लगभग 1 महीने तक आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम मिलेगा। सिलेबस वही पिछले बार वाला है। इस बार भी अर्थशास्त्र का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। अर्थशास्त्र के इसी पोर्शन को कंप्लीट करवाने के लिए आज से इसी श्रृंखला में हम अर्थशास्त्र की क्लासेज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम थ्योरी का पोर्शन लेंगे। थ्योरी के बाद में हम कंसेप्ट्स देखेंगे और कंसेप्ट्स के बाद में हम स्टैटिक्स को देखेंगे। इन सभी तीनों पोर्शंस के बाद हम इनकी एमसीक्यूज क्लास स्टार्ट करेंगे। इसी के बाद में और भी अदर सिलेबस जो 30 नंबर का आपका पोर्शन बचेगा, उससे रिलेटेड भी कई चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो इसी श्रृंखला में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थशास्त्र का बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी, निर्धनता। निर्धनता के बाद में हम बेरोजगारी, जो छोटे छोटे थ्योरी के पॉइंट हैं उनको देखेंगे। उसके बाद में बैंकिंग सिस्टम आदि को देखते हुए आगे चलते जाएंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम निर्धनता को पढ़ेंगे। निर्धनता में हम सबसे पहले अर्थ जानेंगे, फिर निर्धनता के मापन को देखेंगे। मापन के बाद में जो निर्धनता के मापन की दोनों विधियां हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष, जिसमें हम सापेक्ष के दोनों प्रकार देख लेंगे, लोरेंज वक्र देख लेंगे और गिन्नी गुणांक देख लेंगे। गिन्नी गुणांक के बाद में निरपेक्ष निर्धनता को पढ़ेंगे और निरपेक्ष निर्धनता के पश्चात भारत में निर्धनता का मापन करने हेतु जो समितियाँ गठित की गई थी, उन समितियों को जान लेंगे। लगभग 4-5 समितियाँ थी मुख्य। उन समितियों को जान लेने के पश्चात निर्धनता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। फिर देखेंगे हम एनएसएसओ के द्वारा निर्धनता का आकलन करने के लिए जो 3 के पश्चात निर्धनता रिपोर्ट 2011-12 देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निर्धनता के टॉपिक को देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं निर्धनता के अर्थ से। देख लेंगे आप लोग। निर्धनता एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि सभी, या उन्हें पूरा करने से वंचित रह जाता हो। इसका मापन भी हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो होती है सापेक्ष निर्धनता और दूसरी होती है निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता क्या है? देखिए, सापेक्ष निर्धनता है निर्धनता का एक तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें तुलना की जाती है राष्ट्र की आय और निम्न स्तर की जनसंख्या के मध्य। इसमें आय की विषमता का मापन किया जाता है, अर्थात ये आय की असमानता को भी देखता है और समानता को भी दिखाती है। निर्धनता का यह एक सैद्धांतिक अध्ययन होता है और यह निर्धनता का जो सापेक्ष मापन है, ये मुख्यतः विकसित देशों में किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता को भी मापने की 2 विधियां हैं। पहली है लोरेंज वक्र विधि और दूसरी है गिन्नी गुणांक विधि। देखिए, वापस देखेंगे शुरू से। निर्धनता एक प्रकार की सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता हो या पूरा करने से वंचित रह जाता हो। निर्धनता का मापन 2 प्रकार से, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। कई बार इस प्रकार के छोटे प्रश्न आ जाते हैं, निर्धनता का प्रकार कौन सा है? सापेक्ष, निरपेक्ष, ए बी दोनों, इस प्रकार के। अब सापेक्ष निर्धनता के अर्थ में हमने देखा, सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। दो तथ्यों के मध्य तुलना की जाती है आपस में और फिर उसके जो आंकड़े निकल के आते हैं उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसमें जो निर्धनता का आकलन करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, वो हो रहा है राष्ट्र की आय में और निम्न स्तर की जनसंख्या के मध्य। आय की विषमता का मापन करते हैं, अर्थात ये आय की समानता और असमानता दोनों को दर्शाती है। यह निर्धनता का एक सैद्धांतिक अध्ययन होता है। इस प्रकार का मापन सामान्यतः विकसित देशों में किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता का मापन 2 विधियों से किया जाता है, लोरेंज वक्र विधि और गिन्नी गुणांक विधि। पहले हम देखेंगे लोरेंज वक्र विधि को। लोरेंज वक्र विधि का प्रतिपादन किया था 1905 में मैक्स ओ लोरेंज के द्वारा। यह आय की विषमता का मापन करता है, अर्थात आय की समानता को भी मापता है और आय की
असमानता को भी मापता है। इस वक्र में मैक्स और लोरेंज के द्वारा 45 डिग्री कोण पर एक निरपेक्ष समता रेखा खींची गई जो आय की पूर्ण समानता को दर्शाती थी। अब लोरेंज वक्र व निरपेक्ष समता रेखा के मध्य जो दूरी होती है वो आय की असमानता को दर्शाती है। जैसे लोरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना अधिक दूर होगा उस देश में आय की असमानता उतनी अधिक होगी और उस देश में निर्धनता का अनुपात भी अधिक होगा। लेकिन लोरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के जितना अधिक नज़दीक आएगा आय की असमानता उतनी ही घटती जाएगी, अर्थात निर्धनता का अनुपात भी घट जाएगा। जैसे निरपेक्ष समता रेखा के करीब रहेगा अगर लोरेंज वक्र तो क्या होगा, आय की असमानता घटेगी। लेकिन लोरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से यदि दूर रहता है तो आय की असमानता बढ़ जाएगी। लास्ट में ये लाइन देखिएगा, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। लोरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के कभी भी ऊपर नहीं जाता। या तो लोरेंज वक्र अपने न्यूनतम निरपेक्ष समता रेखा से अपने न्यूनतम स्तर पर रहेगा या उसके बराबर रहेगा, निरपेक्ष समता रेखा के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल आज हमने निर्धनता के बारे में बिल्कुल मामूली सी बात की है। ये तो देखिए शुरुआत है, अभी लगभग 2 दिन लगेंगे। कल से हम थोड़ी लंबी क्लास लेंगे, संपूर्ण करवाने का प्रयास भी करवाया जाएगा। इसको कल ही या परसों में तो हम इसे करवा ही देंगे। उसके बाद में बेरोजगारी को लेंगे, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके बाद में बैंकिंग सिस्टम को लेंगे, बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा टाइम लगेगा और भी जो टॉपिक्स होंगे संगणक से संबंधित उनको भी हम लेते जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जितने अधिक लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही अधिक पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।